जय हिंद भारतवासियों। कारगिल जंग की कहानी आपने खूब सुनी होंगी। ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए कि इस जंग की सबसे महत्वपूर्ण जीत कौन सी थी तो ज्यादातर लोगों को टाइगर हिल का नाम याद आएगा। लेकिन सच ये है कि अगर टू राजपूताना राइफल्स की चार्ली कंपनी के उस कमांडर ने वो फैसला नहीं लिया होता तो शायद टाइगर हिल की वो राह इतनी आसान नहीं होती। ये फैसला था तोलोलिंग की पहाड़ी पर दुश्मन को हराने का। इस लड़ाई के हीरो थे महावीर मेजर विवेक गुप्ता, जिन्होंने अपने साथियों से कहा था कि मैं तोलोलिंग की ओर तो जा रहा हूं, लेकिन अगर ना लौटूं तो मुझे गोली मार देना। यह अफसर वापस नहीं लौटा, मगर आया तो उसका शौर्य और देश के लिए कारगिल में एक और जीत। घर वालों को मिला उसके अंतिम संस्कार के बाद उनका लेटर, जिसमें लिखा था, पापा मैं जरूर लौटूंगा। नमस्कार, मैं नृपेंद्र हूं और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया का खास शो शौर्य गाथा। तोलोलिंग के शेर मेजर विवेक गुप्ता 2 जनवरी 1970 को देहरादून में कर्नल BRS गुप्ता के घर में जन्मे थे। जन्म स्थान वैसे तो पहाड़ की गोद में बसा एक शांत शहर ही है, लेकिन वहां की हवाओं में सैन्य अफसर कैडेट्स के कदमताल की गूंज है, यानी भारतीय सैन्य अकादमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। फौजी अफसर का बेटा होने के कारण उनको बचपन में युद्ध के शौर्य से लेकर सेना की कमाराडरी के किस्से सैकड़ों सुनने को मिले। विवेक ने केवल उन कहानियों को सुना ही नहीं बल्कि जिया भी था। शायद इसीलिए जब पापा ने विवेक से पूछा कि बड़े होकर क्या बनोगे तो जवाब आया, फौजी। कर्नल BRS गुप्ता याद करते हैं कि जब मैंने उससे उसकी फेवरेट यूनिट के बारे में पूछा था तो उसने कहा था कि मैं मोजे और पतलून गिरने के लिए नहीं बना हूं, मैं इन्फेंट्री का जवान बनने के लिए पैदा हुआ हूं। और इसी सपने को पूरा करने की जिद ने उन्हें ऐसा ढाला कि उन्होंने यह ठान लिया कि वो हर चीज हासिल करेंगे जिसका उन्होंने सपना देखा है। इसी जिद ने उनको वापस उनके जन्म वाले शहर में लाकर खड़ा कर दिया, इस बार किसी बच्चे के रूप में नहीं बल्कि एक जेंटलमैन कैडेट के रूप में, यानी भारतीय सेना के अफसरों को ट्रेनिंग देने वाली संस्था देहरादून में स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी तक। कई महीनों की कठोर ट्रेनिंग के बाद जेंटलमैन कैडेट विवेक गुप्ता आखिरकार भारतीय सेना के अधिकारी बने और 13 जून 1992 को उनको सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना के राजपूताना राइफल्स की 2री बटालियन में कमीशन मिला। एक कहानी है कि जब सेकंड लेफ्टिनेंट विवेक पहली बार अपनी पलटन पहुंचे थे तो यूनिट की पुरानी परंपरा के अनुसार उनको कहा गया कि वो एक ऊंचे खंबे पर लगी कैप को उतारें, और ऐसा सभी नए यंग अफसर्स को वहां करना होता था। अब समस्या ये थी कि खंबे पर ग्रीस लगा होता था, हर कोई फिसल जाता था। उस दिन भी यूनिट के सभी सीनियर अधिकारी और साथी यही उम्मीद कर रहे थे। हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन विवेक बार बार गिरने के बाद भी चढ़ते रहे। उनके हाथ छिल गए, कपड़े खराब हो गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने खंबे से वो कैप उतार ही ली। उस दिन शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि यही जिद एक दिन तोलोलिंग की चोटी पर भी दिखाई देगी। उन्होंने अपनी सर्विस शुरू की और लगभग 2 सालों के बाद साल 1994 में उनकी यूनिट को कुपवाड़ा में तैनात कर दिया गया। उस समय लेफ्टिनेंट विवेक यूनिट के एडजुटेंट हुआ करते थे, यानी उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां थी। उनको कागजों को सही रखना, फाइलें दुरुस्त रखनी, यूनिट्स के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाना, ये सब करना था। लेकिन उनको ये सब पसंद नहीं आता था, उनको तो फील्ड ऑपरेशंस पसंद थे। इसी बीच एक बार उनको पता चला कि BSF की टीम आतंकवादियों के मुठभेड़ में फंस गई है। उनको आदेश मिला कि एक यूनिट की क्विक रिएक्शन टीम भेजनी होगी। विवेक ने किसी के आदेश का इंतजार नहीं किया, वो खुद जवानों को लेकर निकल पड़े। उनके कमांडिंग अफसर बाद में याद करते हैं दैट ही वाज अ बॉर्न सोल्जर। एक बार उन्होंने आमने सामने की लड़ाई में एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया था। इस शौर्य पर उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया। उनके साथी बताते हैं कि उनको उस मेडल से ज्यादा इस बात की खुशी थी उन्हें आतंकवादियों से लड़ने का मौका तो मिला। साल 1997 में मेजर विवेक ने कैप्टन राजश्री बिष्ट से विवाह किया। वो भी सेना में मेडिकल कोर में एक अफसर थी और डॉक्टर भी, यानी दोनों की जिंदगी एक समान थी, वर्दी, देश सेवा और कर्तव्य। इसके बाद साल आया 1999 और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस से लाहौर पहुंचे थे। उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ ऐतिहासिक लाहौर डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए। एक तरफ दोस्ती की बातें हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी आदतन ऑपरेशन अल बद्र लॉन्च करके
चुपचाप कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर रहे थे, यानी कि वो हिंदुस्तानियों की पीठ में खंजर घोंप रहे थे, जिसको एक अघोषित जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत बनाया गया था कि पाकिस्तान और भारत दोनों के सैनिक सर्दियों में वापस नीचे आ जाएंगे। और पाकिस्तान ने इस जेंटलमैन स्पिरिट को तोड़ दिया। उन्होंने ऑपरेशन अलबद्र लॉन्च किया और कारगिल की उन खाली चोटियों पर कब्जा कर लिया। 3 मई को इस घुसपैठ का पता चला और कुछ ही दिनों में पूरा देश युद्ध की आग में चला गया। इन चोटियों पर सबसे महत्वपूर्ण थी तोलोलिंग, क्योंकि वहां से दुश्मन नेशनल हाईवे NH-1D को सीधे देख सकता था, यानी लेह और लद्दाख की सप्लाई लाइन पूरी तरीके से खतरे में थी। अगर तोलोलिंग लंबे समय तक दुश्मन के पास रहती तो युद्ध और लंबा खिंच सकता था और भीषण खतरनाक हो सकता था। भारत को किसी भी कीमत पर तोलोलिंग वापस चाहिए था। 12 जून 1999 की रात 2 राजपूताना राइफल्स को जिम्मेदारी मिली कि वो तोलोलिंग पर कब्जा करें। उनके सामने थी पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की एक पलटन। इससे पहले नागा, गढ़वाल और ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की 3 बटालियनों ने 2 तरफ से तोलोलिंग को जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसी ना किसी कारण से असफल रहे थे। सबसे पहले 31 मई 1999 को तोलोलिंग पर कब्जा करने की 2 कोशिशें की गईं। उसके बाद 2 और 3 जून की मध्यरात्रि को फिर से यह कोशिश किया गया, लेकिन 16,000 फीट की उस ऊंचाई पर दुश्मन बहुत ही सेफ और एडवांटेज वाली पोजीशन में तैनात था। कल्पना कीजिए कि आपको सीधी चढ़ाई चढ़नी है और दुश्मन आपको सीधे देख सकता है, लेकिन आप उसको यहां से नहीं देख सकते, और यही तोलोलिंग था। ऐसे में कर्नल MV रविंद्रन के नेतृत्व में 2 राजपूताना राइफल्स को यह मिशन सौंपा गया। 12 और 13 जून 1999 की मध्यरात्रि को भारतीय सेना की 2 राजपूताना राइफल्स को हमले के लिए भेजा गया। इससे पहले 12 जून 1999 को फाइनल अटैक से पहले पलटन ने एक मॉक ड्रिल किया और मिशन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए। हमले से पहले मेजर विवेक गुप्ता अपने सैनिकों के बीच पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं तोलोलिंग की ओर तो जा रहा हूं और मैं सबसे आगे बढ़ूंगा, लेकिन अगर मैं वापस लौटूं तो मुझे सीधे गोली मार देना। रात 8:30 बजे यह हमला शुरू हुआ। मेजर विवेक गुप्ता के नेतृत्व में चार्ली कंपनी सबसे आगे चल रही थी। भारी गोलीबारी के बीच जवान एक एक करके आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक से दुश्मन की मशीन गनों ने आग उगलनी शुरू कर दी। शुरुआती हमले में ही उनकी पलटन के 3 जवान घायल हो गए। कंपनी एक खुली जगह में फंस गई। मौत चारों तरफ थी और यहीं पर मेजर विवेक गुप्ता ने वो फैसला लिया जिसने पूरे युद्ध की दशा और दिशा बदल दी। उन्होंने रॉकेट लॉन्चर उठाया और सीधे दुश्मन की बंकर पर दाग दिया। एक धमाका हुआ और अगले ही पल वो अकेले दुश्मन की तरफ दौड़ने लगे। गोलियां चल रही थी, लेकिन वो रुके नहीं। उनको एक गोली लगी, फिर दूसरी, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे। उस दर्द को नजरअंदाज करते हुए उनका खून बह रहा था, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। फिर वह दुश्मन की बंकर तक पहुंच गए और शुरू हुई हाथापाई। उन्होंने वहीं 3 पाकिस्तानियों को ढेर कर दिया। जब भारतीय जवानों ने अपने कमांडर को यह करते देखा तो वो भी जोश से भर गए और दुश्मन पर टूट पड़े। कुछ ही देर में दुश्मन का बंकर भारतीय सेना के कब्जे में था। तोलोलिंग पर फतह का ऐलान होने ही वाला था, लेकिन उस जीत की कीमत अभी बाकी थी। इसी बीच एक और गोली मेजर विवेक गुप्ता को लगी। इस बार चोट बेहद गंभीर थी। उन्होंने अपने सैनिकों को आगे बढ़ते देखा, तिरंगे को लहराते देखा और उसी रणभूमि पर देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। 13 जून 1992 को वो सेना में कमीशन हुए थे और उसी 13 जून को साल 1999 में उनको वीर गति प्राप्त हुई। ठीक 7 साल बाद, यानी 7 साल पहले उन्होंने अफसर बनने के बाद जो पहली कसम खाई थी कि उनके लिए देश सबसे पहले होगा, उसी तारीख पर उन्होंने देश को दिए उस कसम को पूरा किया। जैसे कि भाग्य ने ये पूरा चक्र पहले ही लिख दिया था। जब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया तब हजारों लोग वहां मौजूद थे, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों की नजर जिस चेहरे पे थी वह थी कैप्टन राजश्री बिष्ट गुप्ता पर। उनकी पत्नी, एक सैन्य अधिकारी और एक डॉक्टर। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने वर्दी में ही अपने पति के पार्थिव शरीर को सैल्यूट किया। वह तस्वीर आज भी कारगिल युद्ध के सबसे भावुक तस्वीरों में गिनी जाती है। मेजर विवेक गुप्ता को उनके शौर्य के लिए भारत सरकार ने मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया। उनके कमांडिंग अफसर का मानना था कि उनकी वीरता परम वीर चक्र के योग्य थी। मेजर विवेक गुप्ता ने अपने पिता कर्नल BRS गुप्ता को अपने मिशन से पहले अपना आखिरी खत लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको मुझ पर गर्व होना चाहिए डैडी। मैं इस वर्दी में राष्ट्र के लिए अपना कुछ योगदान तो दे रहा हूँ। इस कंपनी का कमांडर होना किसी के लिए सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस हो सकता है। डैडी, आप चिंता मत करना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। यह खत उनको मेजर विवेक के अंतिम संस्कार के 2 दिन बाद
यानी 17 जून 1999 को कर्नल BRS गुप्ता के घर पहुंचा था। मेजर विवेक गुप्ता ने अपनी रेजिमेंट की उन पंक्तियों को सार्थक कर दिया जिसको मैंने राजपूताना राइफल्स के ही सेंटर में पढ़ा था कि आदि से अनंत तक यही रही परंपरा, कायर भोगे दुख सदा, वीर भोग्य वसुंधरा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लाऊंगा यहाँ शौर्य की ऐसी ही कहानियां हर गुरुवार शाम। बाकी यहाँ मिलेगी देश दुनिया की वो तमाम खबरें जो आपके लिए ज़रूरी हैं। तब तक के लिए भारत माता की जय।